नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी और मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। जी हां, चर्चा काफी अहम है। चर्चा काफी वरिष्ठ और कद्दावर व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। लाल कृष्ण आडवाणी किस राह पर पहुंच गए हैं इस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी, खास चर्चा करेंगे। निगाह पहले हेडलाइंस पर। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म। भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े रूठे आडवाणी को पार्टी मनाने में जुटी। जगदंबिका पाल और राजू श्रीवास्तव बीजेपी में शामिल। जगदंबिका को मिल सकता है डुमरियागंज से टिकट। विवादों के बीच नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राकी बिरला का टिकट फाइनल। आपने बागी महेंद्र सिंह को पार्टी से निकाला। सुप्रिया सुले के मोदी की तारीफ पर शिवसेना ग्राम उद्धव का बयान। चुनाव नतीजों के बाद एनडीए को नहीं पड़ेगी एनसीपी की जरूरत। मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप केस में कल कोर्ट सुनाएगा फैसला। 7 महीने पहले 5 दरिंदों ने महिला फोटो पत्रकार से गैंगरेप की वारदात को दिया था अंजाम। ये सियासत है, 100% खालिस सियासत, जिसमें शिकार कोई भी हो सकता है। अपने पराये होते हैं। बदलते वक्त के साथ समीकरण बदलते हैं, जरूरतें बदलती हैं और बदल जाती है तस्वीरें भी। लौह पुरुष बेबस नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कृष्ण को गीता का सार आत्मसात करना पड़ रहा है। सखा शिष्य अपने बेगाने हो गए। अर्जुन ने द्रोणाचार्य पर कमान तान दी है। पितामह परेशान है और गांधीनगर से विस्थापित होना पड़ रहा है। जिन्हें राजनीति का पाठ पढ़ाया वही आज राजनीति का सबक दे रहे हैं। शायद इसी को कहते हैं गुरु का गुड़ ही रह जाना और चेले का शक्कर हो जाना। मोदी को अभयदान दिलाने वाले आडवाणी मोदी से मतभेद का, पार्टी में गिरती साख का और खत्म न होने वाली महत्वाकांक्षा का खामियाजा भुगत रहे हैं। जिस पार्टी को खून पसीने से सींचा, उसी बीजेपी के पितामह आडवाणी आज हाशिए पर हैं। भोपाल के रास्ते दिल्ली आना मजबूरी भी है और जरूरत थी। मजबूरी इसलिए क्योंकि गांधीनगर में अब मोदी और मोदी समर्थकों का साथ मिलना जरा मुश्किल है, और जरूरत इसलिए ताकि सियासत में संभावनाएं बनी रहें। मोदी का उदयकाल आडवाणी के अस्ताचल का संकेत था। आडवाणी भाग चुके थे पर कुछ कर पाने की हैसियत में नहीं थे। मोदी बढ़ते गए, आडवाणी सिमटते गए। मतभेद की गहराई की थाह लीजिए। आडवाणी भोपाल के लिए अड़े हैं और मोदी ने एक बार फिर से सार्वजनिक तौर पर आडवाणी को गांधीनगर के लिए आमंत्रण नहीं भेजा। आडवाणी का भोपाल प्रस्थान कई मायनों में अहम है। ये सच सियासत का है, जहां सामर्थ्य को सलाम किया जाता है। रिश्ते नाम के होते हैं जो हितों के धागों में बुन जाते हैं। शायद आडवाणी समझ गए हैं और आडवाणी को समझना ही होगा। जी हां, दौर दौर की बात होती है, वक्त वक्त का तकाजा होता है। वक्त बदलता है और दौर भी बदल जाता है। आडवाणी भी इस बदलते दौर के शिकार लगते हैं। सियासत का सबक आडवाणी के सामने है। और अब आडवाणी को भोपाल पसंद आ चुका है। गांधीनगर से रिश्ता तोड़ने पर आमादा हैं। क्या है इसकी वजह? क्या मोदी से मतभेद या फिर हार का डर? क्या डर के आगे भोपाल है? जी हां, तो ये बड़ा सवाल कि आखिरकार क्यों आडवाणी जो हैं, जिस राह पर अब खड़े हैं, वो राह यही कह रही है कि आडवाणी तन्हा है। परिचय करा दूं, मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस से जुड़ेंगे, सुप्रीत कौर भोपाल से जुड़ेंगे बीजेपी। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ हैं राकेश कपूर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति को काफी बेहतर तरीके से समझते हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी हाँ, तो शुरुआती तौर पर एक सवाल यही उठता है राकेश जी, जो मैं आपसे करना चाहूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी लौह पुरुष पार्टी के आज इस स्थिति में क्यों खड़े हैं? मैं गांधीनगर और भोपाल के दरमियान के फासले को समझूंगा आपसे, लेकिन जहां वो खड़े हैं वो राह तन्हा है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वो राह तना है जी।
लालकृष्ण आडवाणी भाजपा का एक ऐसा कद्दावर नेता है जो इस पार्टी को 2 से और 181 तक लाने में जिसकी अहम भूमिका रही है। आपको अगर 1992 के बाद से लेकर के 1999 तक का इतिहास अगर आप दोहराएं तो पाएंगे कि लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका बहुत अहम रही है भाजपा को सत्तारूढ़ पार्टी बनाने में। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, जो मौसम भाजपा में बदला है और जो मिजाज राजनीति का बदला है आज, और नरेंद्र आडवाणी का जिस प्रकार से स्वागत किया गया है, उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है, इसको लेकर के कुछ मतभेद आडवाणी जी के भाजपा के नेताओं से थे। और आपको याद होगा कि वो गोवा में जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी उसमें भी नहीं गए थे जी। और मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाने का भी उन्होंने कमोबेश तरीके से विरोध किया था। तो ये चीजें हैं, लेकिन मैं इसको इस संदर्भ में देख रहा हूं कि राजनाथ सिंह गाजियाबाद से लखनऊ जी, नरेंद्र मोदी गांधीनगर मानी अहमदाबाद ईस्ट से लड़ते हैं या बड़ौदा से लड़ते हैं, लेकिन वाराणसी भी गए हैं। अब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कानपुर चले गए हैं। तो ये जितने बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के, इन्होंने सबने अपने चुनाव क्षेत्र बदले हैं और एक ये संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा चारों तरफ से घेर करके दिल्ली की सल्तनत को कब्जाना चाहती है। तो एक तो ये रणनीति है और दूसरे ये भी स्पष्ट है कि आडवाणी जी का विश्वास पूरी तरीके से गुजरात के नरेंद्र मोदी पर शायद नहीं है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं है आडवाणी जी का, ये बात कह रहे हैं। और इस पर काफी सवाल बनते हैं बीजेपी के नेताओं से, जो हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे जब आगे बीजेपी के नेता। लेकिन राकेश जी, फिलहाल मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार जो खेमेबाजी है वो चल रही है बीजेपी के भीतर, हालांकि बीच में कोशिश काफी की गई कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक है, लालकृष्ण आडवाणी है, नरेंद्र मोदी हैं, जो खेमेबाजी चल रही थी अब उसे दूर कर दिया गया है। राजनाथ सिंह की भूमिका इसमें देखी जा रही थी। इस घटना के बाद क्या फिर से हम एक बार कह सकते हैं कि वही बात, वही समस्या बीजेपी के सामने फिर से एक बार आकर खड़ी हो गई? देखो शुभ्रा, इसे इस तरीके से समझो कि जो भाजपा की आज की राजनीतिक स्थिति है चुनाव में खास तौर से, ये आडवाणी का जो मूव है, ये चुनाव की राजनीति फिलहाल का मूव नहीं है, ये चुनाव के बाद के परिणामों से उपजी हुई समीकरणों का मूव है। वो एक अल्टरनेटिव, वो एक विकल्प भाजपा में देना चाहते हैं, चूंकि वो उप प्रधानमंत्री रहे हैं, चूंकि वो भाजपा के सबसे बड़े नेता एनडीए के चेयरमैन आज की तारीख में भी हैं। ये बात तो हमें समझनी होगी ना। तो एक विकल्प भाजपा के सामने छोड़ना चाहते हैं, और वो ऐसा विकल्प है जिसमें जो भाजपा की तेज रफ्तार दौड़ती हुई गाड़ी है, अगर वो कहीं इधर उधर थोड़ी फिसलती है, थोड़ी कमी रहती है, तो उसमें लालकृष्ण आडवाणी एक स्वतः विकल्प के रूप में उभरे रहें। एक तो पक्ष ये है, और दूसरा पक्ष इसका शुभ्रा जी ये है कि लालकृष्ण आडवाणी किसी भी रूप में यह स्वीकार नहीं कर सकते आज भी कि उनकी जो राजनीतिक सत्ता है उसको कोई दूसरा व्यक्ति चुनौती दे। वो भाजपा के एक अनुशासित सिपाही हैं, नो डाउट, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, नो डाउट। वो मैं उस लालकृष्ण आडवाणी को जानता हूँ जिन्होंने भरी संसद में कहा था कि आरएसएस इज एन यूनिवर्सिटी, जहाँ से बीजेपी के नेता निकल करके आते हैं, वहीं के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, अरुण जेटली हो, XYZ कोई भी हो। तो इसलिए उनके सामने इस समय जो दिक्कत है वो ये है, चूंकि नरेंद्र मोदी का पहले ही मस्तकाभिषेक हो चुका है और वो आरएसएस ने किया है, इसलिए लालकृष्ण आडवाणी एक ऐसा सुरक्षित स्थान वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक मिनट शुभ्रा, एक सेंटेंस में पूरा, वे ये नहीं जानते कि भाजपा की लहर चल रही है, वो जानते हैं अगर इस लहर में लालकृष्ण आडवाणी की टांग कोई खींचने की कोशिश करता है तो उनका फिर ये राजनीतिक निश्चित रूप से अस्ताचल। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर यह है अमित कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, आखिर क्यों जो पितामह कहे जाते हैं, जो लौह पुरुष कहे जाते हैं बीजेपी के, उन्हें आज डर लग रहा है गांधी नगर से लड़ने में, या फिर नरेंद्र मोदी के समर्थकों से
उन्हें अपने ही भीतर घात का डर लग रहा है। हम इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी जो कुछ भी चल रहा है, आपने पहले भी आपकी पार्टी ने लालकृष्ण आडवाणी के बारे में सहानुभूति दिखाई है। अब जब फिर से एक बार ऐसी बातें हो रही है, फिर से एक बार आडवाणी को गांधीनगर भेजने की कोशिश की जा रही है, जो कि पहले से उनकी सीट है, लेकिन वो भोपाल से लड़ना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खुश नहीं है पितामह बीजेपी के। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अभी कारकर्दगी चल रही है, जो हमें चैनल्स के माध्यम से और सूत्रों से मालूम चल रहा है, उससे ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि एक शख्स पूरी पार्टी पे काबिज हो चुका है। राजनाथ सिंह जी गाजियाबाद से। और भारतीय जनता पार्टी, एक बात और, भारतीय जनता पार्टी जो ये शो कर रही है कि भाजपा की लहर है। माफ कीजिएगा सुलेमान जी, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन बड़ी कांग्रेस में बड़ी खुशी आ रही है, आपके चेहरे पे भी बड़ी चमक आ गई है। मैं पहले जो पहला सवाल था उसका भी जवाब दूंगा और आपकी चमक वाले सवाल का भी जवाब दूंगा। इसलिए मैंने पूछा। मेरा ये कहना है कि जो एक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने एक हवा बनाई कि भाई भाजपा की हवा चल रही है, और एक फार्स और एक मिथ जो बनाया है, एक झूठा प्रोपेगेंडा जो किया है कि मोदी जी की लहर है, भाजपा की लहर है, वो भी एक झूठ है। जैसे ही राज बब्बर जी को हम गाजियाबाद से डिक्लेयर करते हैं तो राजनाथ सिंह जी अपनी सीट छोड़ के लखनऊ चले जाते हैं, लखनऊ की सीट से कलराज मिश्रा जी दूसरी सीट पे चले जाते हैं, अरुण जेटली साहब का मूल स्टेट दिल्ली है, वो अमृतसर चले जाते हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि कहां से मैं सेफ हूं। गांधीनगर से लड़ूं तो कहीं मोदी जी मुझे हरा नहीं दे, भोपाल चला जाता हूं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी इस वक्त ये माने जाते हैं कि उनके माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं सुलेमान साहब। फिर अगर आपकी पार्टी की मैं बात करूं तो बनारस में आप इंदिरा तिवारी की बात भी तय नहीं कर पा रहे कि अब किसको लड़ा दें। दिग्विजय सिंह जी का आप नाम आने लगा है। नहीं झूठ, ये बात सच है। ये नहीं, ये बताइए आप मुझे, क्या दिग्विजय सिंह का चुनाव लड़ने में नाम वहां पे है या नहीं, या दिग्विजय सिंह फिर मुखारों के आ रहे हैं? इंदिरा तिवारी को आप टिकट देने में इतना विलंब कर देते हैं। नहीं, अगर मोदी के सामने फाइट करवानी है आपको, आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए था। बिल्कुल, हम बहुत मजबूत कैंडिडेट। दिग्विजय सिंह आ गए, आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलिए सुलेमान। हम बहुत मजबूत कैंडिडेट बनारस से उतारेंगे। हाँ। और कौन कैंडिडेट होगा वहां पर, XYZ कोई भी, वो पार्टी तय करेगी। जो हमारी नेक्स्ट लिस्ट आएगी जिसमें और कैंडिडेट्स होंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ। हम वहां पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे। बात आज का मुद्दा यह है कि किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी जो भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे सीनियर लीडर माने जाते हैं, और उसके अलावा भी मुरली मनोहर जोशी साहब भी सीनियर लीडर थे, तो इन सब की सीनियोरिटी और इनका पार्टी के लिए काम, वैसे तो ये भाजपा का इंटरनल मैटर है, एक व्यक्ति विशेष के लिए, मान लिए मोदी जी के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। जो वो चाहते हैं उसे डोमिनेट करते हैं। ये बेसिकली ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक आदमी की पार्टी हो चुकी है, पूरी तरह एक आदमी की पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में सारे लोगों का डिसीजन चलता है, इलेक्शन कमेटी का एक फैसला आता है और फिर डिसीजन होता है। ठीक है राकेश साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से सुलेमान साहब कह रहे हैं कि एक ही आदमी की बात चल रही है बीजेपी के भीतर, और ये बात तमाम बीजेपी के विरोधी, तमाम नरेंद्र मोदी के विरोधी कहते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मसला है, कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षा है लालकृष्ण आडवाणी के भीतर, पीएम इन वेटिंग वो लंबे समय से रहे, उसके बाद ये कहा गया कि अब उन्हें सीट खाली करनी चाहिए, अब उन्हें रास्ता देना चाहिए नए लोगों को, नरेंद्र मोदी को। हालांकि उस वक्त भी काफी माथापच्ची करनी पड़ी, उस वक्त भी लालकृष्ण आडवाणी, आपने खुद कहा, मीटिंग में नहीं पहुंचे, कई बार सार्वजनिक तौर पर ये कहते पाए गए कि नरेंद्र मोदी की जो लहर की बात है वगैरह वगैरह। उसकी तो वजह है शिप्रा, महत्वाकांक्षा जो है, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं जी, वो एक शेर है गालिब का, दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय, और क्या हुई जालिम तेरी गफलत शियारी हाय हाय। ये अपना इनको इस बारे में पूछने का कायदे से, ना मैं कांग्रेसी हूँ ना जनसंघी हूँ इनको, अच्छा मुझे भी लगा, मुझे लगा कि सुलेमान साहब बड़े चिंतित हैं, उनके कार्यकर्ता जितने दुखी नहीं हो रहे हैं। कोई हक नहीं है ये पार्टी, नहीं दुखी है, जिस तरीके से सुलेमान साहब कह रहे थे, मुझे लगा बड़ा दुख है इतना बीजेपी नहीं है। ये एक दूसरे के दुख में सुख ढूंढने का की कोशिश है, जो कि कांग्रेस को इससे बचना चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार, कांग्रेस की जो अपनी अंदरूनी मामला है आप सब जानते हैं, इंदिरा गांधी के नाम पर जो है वो चली आ रही है, वो उसे पलट नहीं पाए हैं एक व्यक्ति। अब जो आडवाणी जी का मोदी के बारे में जो विरोध है, जो आपने पूछा, वो मूल रूप से ये है कि मैं 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी वर्सेस रेस्ट हुआ था इस देश के अंदर, अगर आप इतिहास पढ़ें
1971 में इंदिरा गांधी वर्सेस चौगुटा, रेस्ट जितनी भी पार्टियां थी सब एक तरफ, इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस उस समय एक तरफ, और ये आरोप लगाया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कि इंदिरा गांधी इस देश में अधिनायकवाद लाना चाहती हैं, एक पार्टी की पार्टी है, अधिनायकवादी प्रवृत्ति लाना चाहती है। उसका विरोध जनसंघ ने सैद्धांतिक रूप से किया था। इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी में जो पुरानी परंपराएं हैं वो बोल रही है। ऐसा नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी तो उनके खुद के बनाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी को बचाया किसने? लाल कृष्ण आडवाणी ने। जब 2002 में सारे झगड़े फसाद हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी तो त्यागपत्र। नहीं, इस अभयदान की बात राकेश जी, देखिए मेरा मूल सवाल इस बात को लेकर उठता है कि आखिरकार आडवाणी जी को बार बार, देखिए एक होता है मन के बाद आप सीधे कोप भवन में जाते हैं, बार बार संसदीय दल की बैठक में ना आना, और ये स्थिति आज की भी देखिए शाम तक नहीं। राकेश जी, आज तो इसलिए नहीं आए चूंकि संसदीय बोर्ड और सीईसी में लाल कृष्ण आडवाणी के नाम का फैसला होना था, इसलिए चूंकि वो मेंबर हैं दोनों के जी, सीईसी के भी मेंबर हैं, इलेक्शन कमेटी के भी मेंबर हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी मेंबर हैं, तो ये एक संसदीय परंपराओं का उच्च मानदंड का निर्वहन। चलिए ये निर्वहन हो गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो वाकई में एक चर्चा का विषय भी है और एक गंभीर विषय बन गया है जो चर्चा हम कर रहे हैं। 16 साल से, यदि मैं सही हूं, गांधीनगर से सांसद, हाँ बिल्कुल, आडवाणी जी, हाँ आडवाणी जी, 16 साल की पुख्ता जमीन, उसको छोड़कर मध्य प्रदेश तरफ पलायन करना, तो ये तो एक बड़ा सवाल है। नहीं, यही तो बात दिखाती है ना, ये बात तो दूसरे नेताओं के बारे में भी देखिए। ये म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे। हाँ। एक जमाना था, ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है। यहाँ लोकल और बाहर का कैंडिडेट का जो सवाल खड़ा करते हैं वो शायद इस देश के लोकसभा चुनावों के स्तर को गिराते हैं। राष्ट्रीय नेता वो होता है, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो गुजरात से खड़ा हो जाए, चाहे तो बिहार से खड़ा हो जाए। मुझे याद है 1963 में बाई इलेक्शन हुआ, आचार्य कृपलानी मुरादाबाद से खड़े हो गए। तो ये राष्ट्रीय नेता थे, जो राष्ट्रीय नेता होता है उसके लिए प्रदेश, राज्य, ये मेरी सीट, वो मेरी सीट कोई मायने नहीं रखता। कोई महत्व नहीं है उसका, लेकिन आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हाँ शुभ्रा पूछो। राकेश जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि ये इतना सिंपल भी नहीं है। अगर कोई और सीट होती तो तो हम मान सकते थे, लेकिन ये भोपाल से बुलावा आया है, भोपाल से जो शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, और इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह से गुटबाजी हुई है बीजेपी के भीतर, किस तरह से शिवराज सिंह चौहान और लाल कृष्ण आडवाणी एक खेमे में बताए जाते थे और नरेंद्र मोदी जो है उनको अलग थलग बताया जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक बताया जाने लगा। अब जो फिर से गुजरात की तरफ से बुलावा आ रहा है, गांधीनगर से ही आप लड़िए, चूंकि 1991 से वहां पर से सांसद हैं, उसके बाद भोपाल से बुलावा आ रहा है, इससे क्या समझा जाए? क्या फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को चिंता करने की जरूरत है? संदेश क्या जा रहा होगा? आपको याद होगा शुभ्रा, जो मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे अभी, जहां भाजपा जीती, वहां की चुनाव सभाओं में आडवाणी जी ने क्या कहा था? आडवाणी जी ने मोदी की मौजूदगी में ये बात की कि गुजरात तो पहले से ही विकसित राज्य था, आपने उसे और विकसित बना दिया, लेकिन मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, इसे बीमारू राज्य को बाहर निकालने में जो काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है वह अभूतपूर्व कार्य है। तो जो आप कह रही हैं वो बात सही है। आडवाणी जी और शिवराज सिंह चौहान में अंदर खाने या बाहर से भी वो दोनों के वैचारिक मतैक्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी कहा जा सकता है अगर खेमेबाजी बीजेपी में है तो शिवराज सिंह चौहान नहीं, तो फिर ये तो अपने और बेगाने वाली बात होगी राकेश जी। मैं कांग्रेस का रुख करूंगा सुलेमान साहब का, लेकिन ये अपने बेगाने के, शिवराज अपने, मोदी बेगाने, ये परिलक्षित हो रहा है। देखिए ऐसा होता है, मैं आपको, और वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा है, वो सॉफ्ट कॉर्नर आज से नहीं राकेश जी। 1980 में जब दोबारा से इंदिरा जी की सरकार आई 1977 के बाद, जी, तो इंदिरा जी ने किसको लड़ाया? नई दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, उन स्वर्गीय सीएम स्टीफन्स को, जिन्होंने पूरे 2 साल तक लोकसभा के अंदर कांग्रेस का परचम उठाए रखा और भाजपा को जबरदस्त टक्कर दी, जनता पार्टी को जबरदस्त टक्कर दी। उन्होंने ऐसे विपक्ष के नेता, वो मूल रूप से केरल के थे, ईसाई थे, और आपको आश्चर्य होगा अगर आप पुराना संसदीय इतिहास पढ़ें, रामायण, गीता, उस व्यक्ति ने बीजेपी वालों को तो एकदम से चुप करा दिया था उस समय जनसंघ को। लेकिन इंदिरा जी ने उन्हें कहां से लड़ाया?
उनको लड़ाया नई दिल्ली सीट से अटल बिहारी वाजपेयी के बिल्कुल, खिलाफ, बिल्कुल, मैं आपके और वो पास कितने वापस वोट से आऊंगी हारे? राकेश जी। 2000 वोट से हारे। बिल्कुल, तो ये खतरे होते हैं। बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं और चर्चा इन पर हम करेंगे। फिलहाल सुलेमान साहब को इस चर्चा में वापस लाना चाहेंगे। सुलेमान साहब, जाहिर है कि बीजेपी के भीतर जो भी स्थितियां बन रही हैं उससे आपके चेहरे पर जो चमक है वो साफ देखी जा सकती है। हालांकि आप पहले कह चुके थे कि बीजेपी के भीतर झगड़े बहुत होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की चाहे बात हो या फिर दूसरे मसले। अब जो ये बात है, आपकी तरफ से कहा गया था कि भारतीय झगड़ा पार्टी बनती चली जा रही है बीजेपी, क्या फिर से एक बार आप देख रहे हैं और संदेश कैसा जाता हुआ आप देख रहे हैं लोगों में? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सीनियर पैनलिस्ट अभी कह रहे थे कि मैंने पहले भी ये कहा था, उन्होंने कहा कि भाजपा का इशू है, इन्हें ज्यादा तकलीफ है। मैंने जब इससे पहले भी स्टेटमेंट दिया था बाइट में, तो मैंने यही कहा था कि जबकि ये उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन आपने क्योंकि हमसे सवाल पूछा तो हमने कहा हमें कोई भाजपा के इंटरनल मैटर में इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात बिल्कुल जाहिर है पूरे देश के सामने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अंतर विरोध है, आपस में सीनियर लीडर्स में कितना वो है। कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया इस पूरे मसले में, जो आज दिन भर का जो सिनेरियो है, परिदृश्य है सुलेमान साहब, आपके तमाम नेता बड़े उत्साहित दिखाई दिए, आप माने ना माने। और दूसरी बात यह है कि कहीं इस बात का इशू ये तो नहीं है कि उस स्थिति में जब मुद्दे जो हैं वो सेकेंडरी हो रहे हैं, प्राथमिक नहीं है, तो कांग्रेस अब लगातार इस बात को कहीं कहना चाहती है कि देख लीजिए इनकी पार्टी के अंतर कलह, नरेंद्र मोदी पर एका नहीं है, आडवाणी जी दुखी हो जाते हैं। उस स्थिति में आपकी पार्टी के पास मुद्दा अगर भ्रष्टाचार से हटाना है तो ये स्थिति है कि सीधा अंतर कलह जो है बीजेपी का उठा दी। क्या ऐसा है क्या? क्योंकि तमाम नेता आपके उत्साहित दिखाई दिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं दो बातें सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात ये, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पे चुनाव नहीं लड़ रही है, या किसी भी पार्टी के। कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों पे, पिछले 10 साल के कार्यकाल पे, अपना इंक्लूसिव ग्रोथ जो वो चाहती है इस देश के लिए, यूनाइटेड इंडिया जो वो चाहती है इस देश को रखना, और सब लोगों को साथ लेके चलना चाहती है, डेवलपमेंट की बात जो वो सोचती है, डेवलपमेंट पे आप लड़ रहे हैं चुनाव, डेवलपमेंट पे आप लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन देखिए सुलेमान साहब, बात मैं आपकी सुनूंगा, पूरे पर्याप्त समय है, लेकिन जैसे आपने बीच में कहा, आपके नेता भी कहते हैं जब सीट बदलने की बात आती है कि आपने कहा कि आखिर क्यों जाना पड़ा बनारसी, गाजियाबाद से उनको लखनऊ जाना पड़ा, आपके बकौल अगर मैं कहूं मुताबिक, तो आपने इसलिए कहा कि राज बब्बर साहब जो है वो गाजियाबाद आ गए, इसलिए राजनाथ सिंह को लखनऊ जाना पड़ा। मैंने तो नहीं कहा, ये बात आपने कही। तो फिर मुद्दे का मैं आऊंगा राकेश जी, मुद्दे कहां गए फिर? आप कह रहे हैं आप विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, फिर व्यक्ति विशेष है कि नहीं? राज बब्बर व्यक्ति विशेष है और राजनाथ सिंह व्यक्ति विशेष है। अगर राजनाथ सिंह पर राज बब्बर प्रभावी हो रहे थे तो आपने कहा, आपने उदाहरण दिया, आपने दिया सुलेमान साहब, कि उनको लखनऊ इस वजह से जाना पड़ा, विकास के, आपके विकास से डर के लखनऊ नहीं गए। नहीं, आप मेरे पूरा जवाब नहीं देने दे रहे हैं। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो बात पूरी हो नहीं पा रही है, कट शॉर्ट हो जाती है। जी बोलिए। मैं पहले तो ये कह रहा था कि सीनियर पैनलिस्ट साहब जो कह रहे थे कि ऐसे हमें कोई शौक नहीं है उनकी इंटरनल इश्यूज में बोलने का। आपने एक सवाल किया कि ऐसा है, तो मैंने उसका जवाब दिया। वो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं है, ये लोकसभा चुनाव है। हम जानते हैं लोकसभा चुनाव है, हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक आउटसाइडर की बात, मैंने तो इस तरह की कोई बात नहीं कही। और जहां तक बनारस और गुजरात से मोदी जी के चुनाव लड़ने की बात है, पहले राजनाथ सिंह जी ने यह समझाया कि आप बनारस की सेफ सीट है, वहां चले जाइए। बाद में कुछ मोदी जी को खतरा हुआ, उन्होंने कहा गुजरात से भी भाई हमारा नॉमिनेशन होगा। लखनऊ की सीट छोड़ के मिश्रा साहब देवरिया चले जाते हैं, मुरली मनोहर जोशी साहब कानपुर आ जाते हैं, जेटली साहब सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात पूरी होने दी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं नाम आपके भी गिनाऊंगा पार्टी। और जहां तक बात है राज बब्बर साहब की, राज बब्बर साहब को गाजियाबाद से कांग्रेस ने कैंडिडेट रखा, तो राजनाथ सिंह जी लखनऊ चले गए। सिंपल बात है, पहला हमारा एजेंडा है, हमारी जो डेवलपमेंट वर्क है, जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो 10 साल हमने काम किया, हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो हम इसलिए आपको आपके सवालों के जवाब में ये बात बता रहे हैं क्योंकि एक तरफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं कि एक पूरी हवा चल रही है, एक मोदी वेव है। वेव तो कुछ भी नहीं है। बनारस पहले जाते हैं भाग के, उसके बाद एहसास होता है कि हार नहीं जाए तो वहां चले जाते हैं। अडवाणी जी की गांधीनगर सीट थी, वो कहते हैं मुझे भोपाल से लड़ा दो, वो तय ही नहीं हो पा रहा है। तो हम उसका आपको जवाब दे रहे हैं किस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है बीजेपी में। वेव कुछ नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। और कांग्रेस अपनी नीतियों पे चुनाव लड़ रही है और पूरी उत्साह के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ी है। ये कॉन्फिडेंस और चमक इंटरनल उनके झगड़ों की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की, अपनी नीतियों की, अपने काम की, अपनी जो हमारी जिस तरह से हमने हमारा कार्यकाल रहा है 10 साल का, उसकी हमारे चेहरे पे चमक और कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये आप चमक की बात करें। मैं राकेश जी का रुख करूंगा जल्दी से। राकेश जी, जो सवाल आडवाणी जी को लेकर उठ रहा है, मैं दरअसल उसी बात को आपको जिक्र करूंगा। इनका कांग्रेस का जो पहलू है उसको मैं बाद में समझूंगा। ये भी हमें इस सीन में समझना होगा, परिदृश्य में,
कि एक तरफ तो बड़ौदा का कार्यकर्ता उत्साहित होकर पोस्टर लगाता है कि नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ेंगे। आडवाणी जी के मानस को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं आपके जरिए। दूसरी तरफ आडवाणी जी को कोई पूछ नहीं रहा है कि आप आइए कि लड़िए चुनाव, ऐसी स्थिति हुई होगी तब वो कहीं हाथ होंगे। क्योंकि मूल सवाल मेरा जो था कि 16 साल की सीट ऐसे कोई नहीं छोड़ता राकेश जी। और दूसरी बात फिर वो अपना और बेगाने वाली बात जो है, भोपाल में पोस्टर लग गया बाकायदा। हमारे साथ जुड़ेंगी सुखप्रीत जी, वो भोपाल से ही संबंध रखती हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी की। भोपाल में आज से नहीं, मैं आपको बताऊं 1 महीने पहले से ये राजनीतिक पटकथा चल रही थी। कैलाश जोशी भी बुजुर्ग नेता, वो लड़ना चाहते थे बाकायदा। उनके पुत्र जो दीपक जोशी मंत्री है मध्य प्रदेश में, यह बात पुख्ता है कि दीपक जोशी को कहा गया उनके पुत्र को कि अपने पिताजी को आप कहिए कि इस बार चुनाव न लड़े। स्थिति हुई, यानी आडवाणी जी का बैकग्राउंड वहां तैयार हो रहा था। या आडवाणी जी समझ रहे थे इस बात को कि गुजरात में संभावनाएं शून्य है, या मतलब वो सम्मान नहीं है। देखिए, एक संभावना वरिष्ठ है, कहेंगे कि मुझे गांधीनगर से लड़ा दो तो दे दिया जाएगा टिकट, लेकिन एक होता है सम्मान सहित। तो उस कद के नेता को ये मन को क्या कचोट गई बात, मैं ये सवाल आपसे करूं। निश्चित रूप से ये तो एक गंभीर प्रश्न है कि बीजेपी के अंदर जिस तरीके से आडवाणी जी को नेग्लेक्ट किया गया है, तो वो तो अपने आप में सवाल। जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर जब अपने सीताराम केसरी जी थे, उनकी क्या हालत कर दी गई थी, तो मैंने इसीलिए कहा था कांग्रेस को कोई हक नहीं है। लेकिन जो बीजेपी का जो आंतरिक मसला है आडवाणी जी का विशेष रूप से, तो उसमें हमें ये बात समझनी होगी कि आडवाणी जी गुजरात में, क्योंकि वो पहले, उससे पहले दिल्ली से चुनाव लड़ते थे, दिल्ली से वो लोकसभा के सांसद थे। जिस बार उन्होंने गांधीनगर की सीट रखी, वे दोनों सीट जीते थे, दिल्ली भी और गांधीनगर भी। उन्होंने गांधीनगर रखी, दिल्ली छोड़ दी थी, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब लेकिन जहां तक भोपाल का प्रश्न है, भोपाल में लाल कृष्ण आडवाणी के लिए कैलाश जोशी को मनाया गया, उनके पुत्र ने मनाया, नहीं मनाया, ये बात अपनी जगह सही हो सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं राकेश साहब की। तमाम पार्टियों में यही बातें हैं, लेकिन दरअसल होता क्या है कि जब किसी एक पार्टी के भीतर इस तरह के मतभेद उभरते हैं तो दूसरी पार्टियां जो है वो आरोप करती हैं, प्रत्यारोप करती हैं और मौके का जो बड़ा अच्छा लाभ उठाने की कोशिश करती हैं। अब यहाँ पर अमित, दिलचस्प है कि तमाम सवाल जो है वो बीजेपी से बन रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद आएंगे और बीजेपी के नेता से वो तमाम सवाल दागने की कोशिश करें, क्योंकि लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि सभी जो मतभेद है वो सुलझा लिए गए हैं, लेकिन दरअसल एक के बाद एक ऐसी बातें बीजेपी के भीतर सामने आ रही है जिससे लग रहा है कि नहीं, दरअसल मतभेद अभी भी बहुत ज्यादा हैं और वो बढ़ रहे हैं भीतर ही भीतर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। बिल्कुल, ब्रेक के बाद चर्चा करें। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। तो आडवाणी नाराज हैं, गांधीनगर की सीट छोड़ने का मन बना चुके हैं। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है तो विरोधियों को हमले का एक और मौका मिल गया है। नजर डालते हैं स्थिति पे। आडवाणी का नया ठिकाना भोपाल हो सकता है। गांधीनगर और गुजरात से आडवाणी का मोह भंग हो चुका है। आडवाणी भोपाल सीट से चुनाव लड़ने के लिए अड़े हैं। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा। कांग्रेस के लिए मौका बीजेपी पर निशाना साधने के लिए बिल्कुल ठीक है। आडवाणी और मोदी के रिश्तों की तलखी लगातार बढ़ती गई और हाल अब ये है कि आडवाणी अपनी सीट को छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी इन खबरों पर खामोश है, लेकिन विरोधियों के लिए ये मौका आडवाणी के लिए हमदर्दी और मोदी पर हमले का है। यह है कि आडवाणी जी को पसंद की सीट मिले या नहीं मिले, लेकिन आज जो भाजपा की लीडरशिप है उसी को आडवाणी जी पसंद नहीं है, तो इसलिए कोई आश्चर्य इसमें नहीं होना चाहिए। अभी तक आडवाणी की सीट का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के भीतर चल रही कलह अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है। हालांकि बीजेपी इस मसले को ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहती। गुजरात के पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कशन हुआ, उसमें सभी लोगों ने एक मत होकर, एक राय होकर कि भी आडवाणी जी हमारे सदैव नेता है, गांधीनगर सिटिंग एमपी है और गांधीनगर से ही चुनाव लड़े। तो इस कारण हमने कोई पैनल भेजा नहीं था, हमने सिर्फ एक आडवाणी जी का नाम ही भेजा है और एक मत होकर भेजा है। बीजेपी इस मामले में क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। आडवाणी कैसे मानते हैं, ये सबसे दिलचस्प सवाल है। जिया न्यूज रिपोर्ट।
बिल्कुल बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है कि आडवाणी जी शुभ्रा रूठ जाते हैं, उनको मनाने के लिए पूरी पार्टी पीछे के पीछे लग जाती है। आज फिर से ये तारीख अलग हो सकती है, लेकिन गोवा पार्ट 2 भी हो सकता है। राकेश जी से मैं समझूंगा उस स्थिति को, लेकिन कांग्रेस का रुख कर लेते हैं जल्दी से। सुलेमान साहब ये बताइए, शकील साहब को भी सुन रहा था, आप कह रहे थे प्रसन्नता की बात नहीं, शकील साहब ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रतिक्रिया दी कि आडवाणी जी पार्टी में पसंद नहीं किए जा रहे हैं। दूसरी बात ये बात बताइए आप कि चलिए आप मानते हैं कि एक पार्टी का जो अंतरकलह होता है वो उनको नुकसान पहुंचाएगा और ये किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं, जो शुरुआती तौर पर आप कह रहे थे। एक चीज मेरे मन में ये भी आ रही है, अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा होता, जगदंबिका पाल जी आपके बड़े मतलब मुखर नेता और लगभग 5 साल बोलते रहे वो बीजेपी के खिलाफ, आपने खुद देखा होगा डिबेट्स में, मैंने सुना है, देखा है तमाम चीजें। जगदंबिका पाल जी अचानक करिश्माई तौर पर कहते हैं कि आपका नेतृत्व जो है वो सुनता नहीं किसी की। अंतरकलह पे मेरा सवाल है। देखिए ऐसा है, जगदंबिका पाल साहब अब कांग्रेस में नहीं है, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अगर वो उनका लॉजिक, उनका जो आधार था वो यही था कि जो आप बात कर रहे थे कि आडवाणी जी की सुनी नहीं जा रही, इसका जवाब वो दे सकते हैं। हाँ। आज की डेट में वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है, ना वो कांग्रेस के अंदर है। कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो खुद ही आपस में मिलजुल कर काम नहीं कर पा रहे हैं और बहुत बड़ी समस्या है। तो यही समस्या तो आपकी पार्टी में भी नजर आ रही है ना? नहीं, हमारी पार्टी में ऐसी कोई समस्या नहीं। ना, सुनिए मेरा सवाल जवाब सुनिए। ऐसी कोई हमारी समस्या नहीं है। बीजेपी में आप देखिए, सिर्फ अडवाणी जी का इशू नहीं है। किरण खेर साहिबा को टिकट मिलता है चंडीगढ़ से, कल वो चंडीगढ़ जाती है, उन्हें काले झंडे दिखाते हैं। उसे कोई और पार्टी के लोग काले झंडे नहीं दिखाते उस दिशा में तो आप नहीं जाए सुलेमान साहब, आप जवाब तो सुनिए मेरा। आप असल में मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं काफी हद तक कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बात पूरी हो। बोलिए। किरण खेर साहिबा जाती हैं चंडीगढ़ एज ए कैंडिडेट बीजेपी की। बीजेपी के ही लीडर जो वहां पहले एमपी रहे थे या यूनियन मिनिस्टर रहे थे, वो उन्हें काले झंडे दिखाते हैं, उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। बिहार बीजेपी यूनिट में आप देख लिए क्या हो रहा है, वहां के सीनियर लीडर मुख्तलिफ चीजों पे नाराज हैं। एक ही इशू नहीं है, वहां कई इशू हैं। सीट्स सुलेमान साहब मैं आपको रोक रहा हूं और कार्यक्रम के बीच में एक काफी अहम सूचना और बड़ी खबर के तौर पर एक बात आ रही है जो दर्शकों को भी बता दें। चर्चा की दिशा भी उस तरह मुड़ेगी। आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए आप, पूरी स्थिति अब जो है, अब गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, संसदीय बोर्ड में फैसला हो चुका है। ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है। तमाम अटकलों पर विराम, एक बार फिर टर्न राजनीति में, और इस टर्न के बाद नाम आडवाणी का गांधीनगर से। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी संसदीय बोर्ड में यह फैसला हुआ है, गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी के पितामह भोपाल जाना चाह रहे थे, अपनी इच्छा जता चुके थे बीजेपी आलाकमान को, राजनाथ सिंह को, लेकिन आखिरकार चली है नरेंद्र मोदी की ही ये बात सामने आ रही है। गांधीनगर से, जहां से 1991 से सांसद है लाल कृष्ण आडवाणी, वहीं से आखिरकार उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब राकेश कपूर साहब, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अभी जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे और जिस तरह से ये पूरी चर्चा दिशा में जा रही थी, वहां पर एक बहुत बड़ी खबर यह आई, गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। अब क्या माना जाए कि पितामह ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो पहले हो चुका था। देखो शुभ्रा, आज का जो सुबह का लेकर के अब तक का घटनाक्रम देखो। सुबह जो है बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है ये तय करता है कि आडवाणी जी को गांधीनगर से चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों तय करता है? क्योंकि गुजरात, बिल्कुल माफ कीजिए राकेश जी, इस बड़ी खबर पर थोड़ा सा ताजा घटनाक्रम हम ले लें। मैं सीधा इस बड़ी खबर पर सवाल करेंगे हम। हमारे साथ के दुबे जुड़ रहे हैं, डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर हमारे। कृष्ण, आपसे पहला सवाल, ये पूरा परिदृश्य बदल चुका है अब आडवाणी गांधीनगर से, पूरी स्थिति में आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत से दिन भर से जो घटनाक्रम चल रहा था आप स्वयं देख रहे थे, आपसे चर्चा भी की थी मैंने, आपने कहा था कि आडवाणी जी अड़ चुके हैं, रूठे हुए हैं, लेकिन पूरा सिनेरियो, पूरा परिदृश्य बदल चुका है। बिल्कुल अमित, अब जैसा कि अब सामने स्थिति आ रही है उससे अब पूरी बीजेपी नेताओं की उम्मीद है कि लाल कृष्ण आडवाणी, क्योंकि रात में ही उन्होंने कहा था कि जो पार्टी का निर्णय होगा वो मान्य होगा, तो पार्टी का निर्णय ये हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। ये एक प्रकार से पार्टी का निर्णय है। तो अब लाल कृष्ण आडवाणी को ये एक बताने के लिए सुषमा स्वराज निकली है, उन तक पहुंच चुकी है। और लेकिन सोर्सेज का ये कहना है, और जो पार्टी के नेताओं से बात हुई उनका ये कहना था कि बीच में ही एक फोनिक बातचीत हुई है लाल कृष्ण आडवाणी से, सारी बातचीत उनकी समझी गई। उनको ये बताया गया कि ऐसा कोई ऐसा ऑप्शन आप शक सुलह न रखें कि गांधीनगर से आप चुनाव हार जाएंगे, और स्वाभाविक तौर से जो भी एक बातें खबरें सब बेबुनियाद है, इसमें कोई आपके खिलाफ कहीं पे कोई नहीं है, सभी चाहते हैं कि आप गांधीनगर से चुनाव लड़े। तो अब ये लाल कृष्ण आडवाणी ने दिन भर इस पूरी मीटिंग से अपने आप को दूर रखते हुए पूरा पासा पलट दिया है। और जो गांधीनगर सीट है, अब वहां से मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और कुछ देर बाद 8 बजे ये ऐलान हो जाएगा कि गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए। खाली औपचारिकता बाकी रह गई है, और पार्टी के बड़े नेताओं ने यहाँ से जाने के बाद ही कह दिया था कि लाल कृष्ण आडवाणी राजी हो गए गांधीनगर के लिए। राजी हो गए ये कहा जा रहा है कृष्ण कुमार जी, लेकिन सवाल
सवाल अब फिर से वही एक बार उठ खड़ा होता है कि इससे पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। इससे पहले भी राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जब नरेंद्र मोदी का ऐलान हो रहा था, राजी हो गए हैं लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन मतभेद कहीं ना कहीं है, ये बात बार बार सामने आ रही थी। इस बार भी एक बार फिर से मतभेदों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल है, लेकिन क्या ऐसा है? क्या दबाव बनाया गया लालकृष्ण आडवाणी पर और क्या आखिरकार चली है नरेंद्र मोदी की ही? देखिए, लालकृष्ण आडवाणी को ये विश्वास जताया गया है और अपने साथ उनको मिला करके चलने की जो बात हुई एक बार फिर सामने आई है और लालकृष्ण आडवाणी ने भी इसके लिए हामी भर दी है। तो स्वाभाविक तौर से जो उनके शक सुलह थे वो लालकृष्ण आडवाणी जरूर अपने दूर कर लिए हैं और एक बार फिर आज दिन भर उन्होंने ये जता दिया कि पार्टी में उनका कद एक वाकई में बहुत मायने रखता है वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि गांधीनगर से उनके जो चुनाव न लड़ने की जो बात सामने आई थी, इसमें कम से कम आप नरेंद्र मोदी ने इनको आश्वासन दिया जरूर होगा कि आप बिल्कुल संदेह ना करें, आपको चुनाव कृष्ण, मैं माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। मेरा एक सवाल जरूर है इस पूरी स्थिति को लेकर, जो आपने पूरा घटनाक्रम को समझा है, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो क्या इस बात को इस तरह से लिया जा सकता है कि आडवाणी जी को आश्वस्त करने के लिए पूरी कवायद की गई, साथ ही बीजेपी एक चीज पर विशेष ध्यान देती, वो होता है संदेश क्या जाएगा। संदेश अगर ये दिन भर के घटनाक्रम में जा रहा था कि आडवाणी जी को गांधीनगर मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है, बेमन से या मन से, इसका जो फासला है उसको पाटने की कोशिश कर दी गई एक मैसेज देकर। बिल्कुल, एक जो उन्होंने कहा था कि उन पर दबाव था पहले भी कि कहा जाए कि राज्यसभा चले जाइए, बीजेपी की प्रदेश इकाई ये बार बार कह रही थी कि गांधीनगर से गुजरात का आदमी लगेगा, कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। तो ये स्वाभाविक तौर से लालकृष्ण आडवाणी ने अपने आप को स्वयं को आका कि मैं कहाँ पे हूँ। हालांकि उसमें उन्होंने एक दांव जरूर ये चाल ये जरूर चली कि भोपाल से अपना नाम उन्होंने आगे बढ़वा लिया। तो ये स्वाभाविक तौर से गांधीनगर को खुद भी नहीं चाहते होंगे छोड़ना, लेकिन एक ऑप्शन के तौर पर जरूर रख रहे थे ताकि सारे जो गुजरात के नेता है वो एकजुट ये कहने लग जाए कि नहीं हम लोगों ने मना नहीं किया, गांधीनगर ये सही चुनाव लड़ेंगे। तो लालकृष्ण आडवाणी की हमेशा इस प्रकार के एक्शन करते रहते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, 2009 में चुनाव जब बीजेपी हार गई थी तब भी उन्होंने कहा था, लेकिन बाद में फिर कृष्ण, लेकिन एक चीज जरूर यहां समझना चाहूंगा आपसे, बीजेपी के लिए अगर हम बात करें तो ये बड़े स्तर की राहत है बीजेपी के लिए, और विरोधियों के लिए अगर कांग्रेस बड़ी उत्साहित हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने तमाम प्रतिक्रिया दी कि पार्टी के अंदर कले को देख लीजिए। इस पूरी कवायद को अगर हम समझे तो बीजेपी जिस मुहाने पर अब खड़ी है दिन भर के घटनाक्रम के बाद, वो राहत की बात है? नहीं, बिल्कुल बीजेपी के लिए बिल्कुल राहत की बात नहीं, बल्कि एक दिन भर पार्टी की फजियत होती रही। बीजेपी दफ्तर में खड़े होकर के पार्टी में फूट की खबरें चली हैं, दिन भर पार्टी नेता इसको छुपाते रहे हैं, लेकिन शाम में कम से कम इन लोगों ने ये एक अच्छा निर्णय लिया कि कल को अगर भोपाल जाते तो कल दिन भर से और फजियत पार्टी की होती। तो स्वाभाविक तौर से एक दबाव में ही सही, लेकिन जो दबाव कायम करना चाहते थे लालकृष्ण आडवाणी, वो उन्होंने बीजेपी नेताओं पर कायम करके दिखा लिया इस चाल को चल के। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके का जो डैमेज कंट्रोल की स्थिति बनी, और उसके अलावा एक चीज और मेरे मन में आ रही थी कृष्ण, जो आपसे मैं पूछना चाह रहा था, ये कवायद अगर पहले कर ली जाती, शायद आडवाणी जी भी इसी कवायद की प्रतीक्षा में थे क्या? क्योंकि उनके मन में एक संदेश जरूर था जिस पर यह पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ गया कि गुजरात से उनको हृदय से आमंत्रित नहीं किया गया। ये स्थिति थी क्या कृष्ण? मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा। बिल्कुल, आपने अमित बहुत सही बात कही है, क्योंकि ये बाकी में उनको बार बार जो संदेश जा रहे थे कि आप राज्यसभा चले जाइए, आरएसएस के माध्यम से कहलवाया जा रहा था कि आरएसएस चले जाए तो राज्यसभा चले जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। गुजरात प्रदेश इकाई की जब 4 दिन पहले बैठक हुई थी तब उसमें कहा गया कि गुजरात का नेता चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये सब एक कहीं से बात जरूर दिल में घर कर गई थी कि क्या वाकई में गुजरात के लोग नहीं चाहते कि मैं चुनाव लड़ूं। ऐसे में मध्य प्रदेश की जो कार्यकर्ता वो सामने आए, कैलाश जोशी आए और भी 2-3 लोग जो भी आए, कैलाश विजयवर्गीय सामने आए, उन लोगों ने दबाव बनाया कि अगर उत्तर मध्य प्रदेश से लड़ते तो ज्यादा होगा। लेकिन अब ऐसे में अगर मध्य प्रदेश से वाकई में चुनाव लड़ते तो गुजरात के लिए शर्म की बात जरूर होती। लालकृष्ण आडवाणी तो चुनाव अपना लड़ते, लेकिन जवाब गुजरात इकाई को बार बार देना पड़ता कि क्यों यहाँ से भगाया गया। लेकिन जिस तरह से कृष्ण कुमार बीच में खबरें आ रही थी कि खुद लालकृष्ण आडवाणी ने ये इच्छा जताई कि वो इस बार गांधीनगर से नहीं लड़ना चाहते, इस बार वो भोपाल से लड़ना चाहते हैं, और भोपाल की तरफ से भी निमंत्रण उन्हें भेजा गया, शिवराज सिंह चौहान की भी इसमें सहमति थी। ऐसे में अगर अचानक इस बात का ऐलान होता है कि गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे लालकृष्ण आडवाणी, क्योंकि पहले से ही ये लग रहा था कि चूंकि संदेश गलत ना जाए इसलिए नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ये चाहते हैं कि गांधीनगर से ही लड़ें, तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार वही अपनी चलाने वाली बात तो नजर नहीं आ रही। देखिए, ये स्वाभाविक तौर से सारी चीजें घटनाक्रम में चलती रही। लालकृष्ण आडवाणी इसी से काफी आहत थे। एक तरफ तो उनसे ये कहलवाया जा रहा है कि राज्यसभा चले जाइए, राज्यसभा जाने जब उन्होंने इनकार कर दिया तो गुजरात से इस प्रकार की खबरें आना, आए दिन बैठक होना, और इसके पहले एक तरफा जब पार्टी नेताओं का आमतौर पर देखने को मिला था कि अटल आडवाणी के नाम पहले ऐलान हो जाता था, बड़े नेताओं के नाम पहले ऐलान हो जाते थे, उसके बाद जो है छोटे छोटे नेताओं के नाम ऐलान हुआ करते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बड़े नामों पर ज्यादा मंथन हुआ। तो ये स्वाभाविक तौर से पार्टी के लिए फजियत की बात रही, और लालकृष्ण आडवाणी के लिए तो वाकई में ये
काफी एक दिल दहराने देने वाली बात है कि जिस गुजरात से उन्होंने 15 से 20 साल प्रतिनिधित्व किया, वहीं की जो कार्यकर्ता अब नहीं चाह रहे बहुत संक्षेप में क्योंकि एक चीज जरूर मैं आपसे अंत में पूछना चाहूंगा, तूफान थम चुका है, हवा का रुख अब शांत है, इतना जरूर। बिल्कुल, हवा का रुख अब फिर एक प्रकार से भाजपा में ही हो रहा है, और लेकिन जो जवाब देना चाहिए था वो पार्टी देने से बचेगी। लेकिन ये है कि उसकी अगर वो भोपाल से चुनाव लड़ते, गांधीनगर से, लेकिन राजी नहीं होते तो और ज्यादा फजियत होती पार्टी। चलिए, भोपाल में पोस्टर लग गए थे, लेकिन बहुत शुक्रिया कृष्ण आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जल्दी से मैं सुलेमान साहब का रुख करूंगा। सुलेमान साहब, पहला रिएक्शन आपका, आप जो बात कर रहे थे कि ऐसी स्थिति आप गांधीनगर से ही लड़ेंगे आडवाणी। देखिए, मैं अभी आपने जब मुझे कट शॉर्ट किया तो मैं यही आपको बता रहा था कि सिर्फ अडवाणी जी की बात नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखिए कि किरण खेर साहिबा चंडीगढ़ जाती हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर अपोज करते हैं। बिहार में मुख्तलिफ चीजों पे कैंडिडेट को टिकट्स कैंडिडेट डिसाइड्स करने पे या पासवान साहब से अलायंस पे डिफरेंट चीजों पे भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। और जहां तक अडवाणी साहब की गांधीनगर की सीट, ये बिल्कुल अब साफ जाहिर हो गया और आपके संवाददाता सही एनालाइज कर रहे थे, मुझे लगता है उसकी ये साफ हो गई बात कि अडवाणी साहब ने अब मजबूरी में फाइनली गांधीनगर की सीट ले ली है, जबकि वो भोपाल से अपना मन बना चुके थे, लेकिन लगा उन्हें कि अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा तो मजबूरी में वो गांधीनगर से लड़ रहे हैं। तो कुछ भी सही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। फिर मैं कहूंगा ये उनका इंटरनल मैटर है। एक क्वेश्चन आपने पूछा, उसका मैंने आपको जवाब दिया। चलिए, राकेश जी से मैं समझना चाहूंगी। राकेश जी, जिस तरह से अब गांधीनगर की सीट फाइनल हो गई है लालकृष्ण आडवाणी के लिए, जहां से वो पहले से थे, अब क्या इसे माना जाए कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है? क्योंकि इससे पहले ये खबरें आने लगी थी कि गांधीनगर से नहीं लड़ना चाहते और वो मतभेद हैं, पितामह नाराज हैं। अब जब उन्हें मना लिया गया है, क्या वाकई वो मान गए हैं या फिर सिर्फ दबाव की राजनीति है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये दबाव की राजनीति मैं कम से कम नहीं मानता हूं, क्योंकि मैंने पहले मैं बता रहा था ना, सुबह के घटनाक्रम को देख, गुजरात बीजेपी यूनिट केवल गांधीनगर सीट से केवल एक व्यक्ति का नाम रिकमेंड करती है, उसका वो नाम है लालकृष्ण आडवाणी। बिल्कुल। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर फैसला होता है कि आडवाणी जी को गांधीनगर से ही चुनाव लड़ना चाहिए, ये रिकमेंड करता है। अंतिम फैसला जो अभी आया है वो मेरे ख्याल से चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमेटी है बीजेपी की, उसका होगा, उसमें उसकी मीटिंग चल रही है, वो भी फैसला करती है। और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होता है उसकी सूचना देने के लिए लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज को आडवाणी जी के घर भेजा जाता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की राय ये है कि आप गांधीनगर से ही चुनाव लड़ें। इसी बीच में भोपाल से कैलाश जोशी घोषणा कर देते हैं कि आडवाणी जी को यहाँ से भी चुनाव लड़ना चाहिए, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो ये राजनीति में दबाव की पॉलिटिक्स तो होती है, दबाव की रणनीतियां तो बनती हैं, दबाव की रणनीतियां तो बनती हैं। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि इस बार ये क्यों ना माना जाए कि लालकृष्ण आडवाणी को दबाव डालकर मनाया गया है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, जब वो गोवा की मीटिंग में नहीं आए थे, उसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है। बाद में ये पता चला कि नहीं, वो ठीक ठाक थे, वो प्रेस के सामने आए भी। इस बार अगर ये कहा जा रहा है तो क्यों ना माना जाए कि संदेश गलत ना जाए? शुभ्रा फर्क है। लालकृष्ण आडवाणी, मैंने जैसा कि हमको मालूम है कि पार्लियामेंट बोर्ड के भी मेंबर हैं और इलेक्शन कमेटी के भी मेंबर हैं, दोनों को उन्होंने स्किप किया बिकॉज हिज केस वाज टू बी डिस्कस्ड, ही हिमसेल्फ वाज इन क्वेश्चन देयर, तो उन्होंने ही स्किप्ड कीपिंग द हाईएस्ट मॉरल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये इस बात का तो आप उनको नहीं, लेकिन एक चीज में राकेश जी देना ही पड़ेगा ना, एक चीज वो पार्टी को खुला हाथ देना चाहते थे, ये तो हमें श्रेय देना ही पड़ेगा ना। और जहां भी खुला हाथ देना चाहते, मैं आपकी इस बात को चलिए मान लेता हूं, लेकिन पार्टी में आप वरिष्ठ राकेश जी, सियासत में एक मैसेज होता है, इशारा भी होता है। भोपाल में हजारों पोस्टर लग जाना, तो वो मैसेज नहीं रहा होगा। मैसेज तो गया ना, मैसेज चला गया, या वो तैयारियां जो संभावित तौर पर भोपाल में शुरू हो गई थी, भोपाल की जो हलचल थी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, भोपाल की जो हलचल थी वो बगैर किसी इशारे की थी क्या? तो मैसेज तो चला गया, इसका आप उल्टा करके देखिए। आडवाणी जी ने दबाव डाल दिया ना बीजेपी पर कि ये तय कीजिए कि गांधीनगर से पूरा बीजेपी, पूरा आरएसएस जो भी काडर है वो उनका साथ देगा, तय कीजिए, नहीं तो भोपाल सीट भी है। आप ये भी तो समझिए ना, दूसरा दबाव भी तो देखिए। मैं मानता हूं स्वीकारिता और एक माफ कीजिएगा, स्वीकारिता और अस्तित्व के बीच आडवाणी क्या खड़े थे इस पूरे घटनाक्रम में, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। अस्तित्व का सवाल तो खैर आ ही गया था कि देखिए हुआ भाई देखिए टर्न तो आया, मैं इसलिए आपसे राकेश जी आ ही गया था, चूंकि आडवाणी इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा नाम है राष्ट्रीय राजनीति में,
यही सवाल है कि आडवाणी बहुत बड़ा कद है भारतीय राजनीति में भी और बीजेपी के अंदर भी। सुलेमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुलेमान साहब आप कुछ कहें। लेकिन मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए कि आप बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी के भीतर बहुत ही ज्यादा मतभेद हैं, आप अभी भी कह रहे थे, पहले भी जब ऐसी घटनाएं हुई तब कह रहे थे। लेकिन एक बात तो आप भी मानते होंगे कि मतभेद होते हैं, पर आखिरकार बीजेपी में नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता बहुत बढ़ चुकी है और उनके भीतर जो भी मतभेद होते हैं आखिरकार आज जैसे सुलझाया गया वैसे ही सुलझा लिए जाते हैं। नहीं, उनका जो पार्टी में जिस तरह से उनको डिक्लेयर किया गया प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, और पहले जिस तरह से अडवाणी जी पहले भी नाराज हुए थे और अंदर से भारतीय जनता पार्टी में विरोध हुआ था, लेकिन वो प्रिवेल कर गए थे। इसी तरह से कुछ लग रहा है कि अडवाणी जी बेचारे फिर फाइनली गांधीनगर से राजी हो गए। अभी कपूर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे। शुरू में कहा था कि सहानुभूति आपकी होती है अडवाणी जी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कपूर साहब ने अभी 2 बार एक ही बात कही कि वो इसलिए इस बैठक में नहीं आए क्योंकि वो खुद कैंडिडेट थे और चीफ इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, तो चर्चा थी उनके नाम पे। वो नहीं हो रहा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर वो कैंडिडेट जो कमेटी का मेंबर है, क्या वो उस बैठक में नहीं आता है जब उसका नाम तय होता है? जहां तक मेरी मालूमात है, जब किसी उसकी सीट पे चर्चा होती है। सुलेमान साहब, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, काफी समय से हम कोशिश कर रहे हैं संपर्क करें, सुप्रीत कौर हैं जो भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय सचिव है। सुप्रीत जी, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे कि आप नहीं आ रहे हैं आडवाणी जी भोपाल, आप लोगों ने पोस्टर लगाए थे, स्वागत करने की तैयारी कर ली थी, आडवाणी जी भोपाल नहीं आ रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि बहुत बड़े लीडर हैं देश के किसी भी प्रांत से अगर वो खड़े होते हैं तो ये एक सम्मान की बात है हमारे लिए। और अगर वो गांधीनगर को ही उन्होंने दोबारा चुना तो ये मुझे लगता है कि उनकी पॉलिटिकल जजमेंट के हिसाब से और बाकी चीजें देखें तो ये भी एक अच्छा निर्णय है। लेकिन भोपाल नहीं आ रहे हैं, भोपाल में आपने तैयारियां कर ली थी कि नहीं? ये तो स्वीकार लीजिए कि भोपाल में तैयारियां हो गई थी। कैलाश जोशी जी से कह दिया गया था कि कैलाश जोशी जी नहीं लड़े चुनाव, तैयारियां तो हो गई थी, इतना स्वीकार लीजिए कि भोपाल में तैयारियां हो गई थी, पोस्टर लग गए थे, पूरा मन था। देखिए कैलाश, मानिए हाँ जी, ऐसा होता है कि जो बड़े लीडर्स हैं उनकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, तो उसमें ना करने जैसी कोई बात नहीं होती है। और कार्यकर्ताओं में बहुत उल्लास था। मैं ये कहूंगी कि भोपाल में भी बहुत एक हर्ष और उल्लास और एक पॉजिटिव वाइब्स थी लोगों के मन में कि अगर इतने बड़े लीडर अगर यहाँ से आते हैं, यहाँ से लड़ते हैं, तो उस विषय को लेकर एक बहुत उल्लास का माहौल तो था। ये तो अब उल्लास का माहौल नहीं है, मतलब अब उल्लास का माहौल नहीं है, इसका मतलब भोपाल में तैयारियां, जो बात मैं आपसे कर रहा था, इशारा साफ था कि आडवाणी जी भोपाल से लड़ेंगे, गांधीनगर उनके लिए प्राथमिक नहीं है। देखिए, और कैलाश जोशी जी को मनाया गया, सुप्रीत जी, कैलाश जोशी जी को मनाया गया था कि आप अब आडवाणी जी आएंगे तो कैलाश जोशी जी कैसे लड़ेंगे? नहीं, ऐसा दीपक जोशी जी उनके पुत्र जो माननीय मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, उन्होंने मनाया था अपने पिता को। नहीं, देखिए, कैलाश जोशी जी ने अपने नहीं सुनिए, नहीं, कैलाश जोशी जी ने अपने मन से ये आगे होके ये कहा था कि जैसा पार्टी मेरे लिए निर्णय करेगी मैं उस निर्णय को स्वीकार करूंगा। और उनके घर में भी बातचीत हुई है और उनकी संगठन में भी बातचीत हुई है। अगर आडवाणी जी भोपाल से लड़ते हैं या नहीं लड़ते, उस दृष्टि को अपन उसके साथ ना जोड़ें कि जोशी जी आडवाणी जी के कारण नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीत कौर जी, सवाल ये है, सुप्रीत कौर जी, सवाल ये है, आप तो ये कह रही हैं कि ये कहा गया कि जो पार्टी हाईकमान फैसला करेगा वही मान्य होगा। ये बात तो आपकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आखिर आप बीजेपी के नेता हैं, आप बताइए जरा कि क्यों बार बार ऐसी नौबत आती है बीजेपी के भीतर, क्यों बार बार पितामह नाराज हो जाते हैं और वो व्यक्ति जिन्होंने नरेंद्र मोदी को राजनीति में आगे बढ़ाया, अब बार बार उनकी नाराजगी को बीजेपी कैसे देखती है? आखिर मना लिया जाता है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि दबाव बनाया गया है नरेंद्र मोदी के लिए। नहीं, देखिए, ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया गया और हमारे भी घर में बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं जिनका
कभी कभी हमें ये लगता है कि हम उनके लिए कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन वो अपने लिए कुछ और सोच रहे होते हैं। परिवार में होता है, परिवार के जो सदस्य होते हैं उसमें बहुत बार ऐसे होता है कि विचारधारा और वो सारी चीज़ों को लेके कभी कभी थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। लेकिन फिर मैं वही कहती हूँ कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम सभी जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य देश के लिए है, देश में परिवर्तन लाना है, और उस लक्ष्य के लिए हम सब एक होकर काम करेंगे। ये सबसे हमारे लिए प्रायोरिटी की बात है। और उसके लिए ये छोटी मोटी बातें, टिकट का जो वितरण होता है उस समय थोड़े बहुत ये सब चीजें सब पार्टियों में होती है। लेकिन एक जल्दी से एक चीज बता दीजिए, जल्दी से सुप्रीत जी, जल्दी से एक बात बता दीजिए कि पहले कैंडिडेट हर डिसीजन सुप्रीत जी, हम लोग जॉइंटली कैंडिडेट घोषित होने से पहले पोस्टर कब लगते हैं बीजेपी में? भोपाल पूरा पोस्टरों से पट गया था आडवाणी जी की, इतना बता दीजिए। और किसी कैंडिडेट के तो कभी नहीं लगते। माफ कीजिएगा। देखिए, जो अपने कार्यकर्ताओं में मैं वो कह रही हूँ ना कि जो इतने उत्साहित थे कि वो मना करने के बाद भी उन्होंने अपनी मर्जी से पोस्टर लगाए, वो देखिए वो माननीय आडवाणी जी भी बहुत लोकप्रिय नेता हैं पूरे देश के जी। और वो कहीं भी अगर थोड़ी मतलब ये इस तरीके की थोड़ी र्यूमर्स भी होंगे कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उस जगह के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक उत्साह की लहर तो दौड़ेगी, और वो उत्साह के कारण ये सब पोस्टर वगैरह लगाए गए, और कोई बात नहीं। जी चलिए, बहुत संक्षेप में सुलेमान जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था, कपूर साहब कह रहे थे कि वो कमेटी के मेंबर थे, इस वजह से उन्होंने मीटिंग को स्किप कर दी। मेरा ये कहना है कि जो उस मीटिंग में कमेटी के मेंबर्स होते हैं और जब उनकी सीट पर डिस्कशन होता है कि सारे लोग वो अपनी अपनी बारी में मीटिंग में नहीं आते, तरीकेकार तो ये होना चाहिए कि जब उनके नाम पे डिस्कशन हो तो उस मीटिंग का हिस्सा ना रहे। अब ये कपूर साहब ने मुझे बात बताई कि जिस तरह से अगर उनके नाम पे होगा तो मीटिंग में नहीं आएंगे। तो ये बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ ये बात नहीं है कि भोपाल से आडवाणी जी का इशू है, बनारस से मुरली मनोहर जोशी साहब ने बाकायदा प्रचार शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद समय बिल्कुल कम है। राकेश जी फाइनल कमेंट, समय बिल्कुल कम है, समय कम है। फिर उसी अतीत में चले जाएंगे, बनारस इलाहाबाद गाजियाबाद घूमते रहेंगे। हालात बता रहा हूं मैं। फाइनल कमेंट, राकेश जी। अब मैं क्या कहूं, इनका मुझे नहीं मालूम राजनीति का कितना अनुभव है जी, लेकिन जो जिस प्रकार की जो भी आज आडवाणी जी ने किया है वो इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक राजनीति के लिए। लेकिन कांग्रेसियों ने चूंकि सब कुछ खत्म कर दिया है, नहीं कांग्रेसियों ने कुछ खत्म नहीं किया, डेमोक्रेटिक इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट है। और डेमोक्रेसी को जितना नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं। नहीं, जिस पार्टी में बीजेपी में खुद डेमोक्रेसी नहीं हो, माफी चाहूंगा, समय समाप्त। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी हमारे, तो माफी चाहूंगा, बिल्कुल समय नहीं, डेमोक्रेसी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब, राकेश जी, सुप्रीत जी, चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुभ्रा, बिल्कुल, आखिरकार ये फैसला हो गया है कि गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे लालकृष्ण आडवाणी। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार कितने समय तक ये जो तूफान के थमने का आसरा है ये बीजेपी के भीतर जारी रहता है, ये बड़ा सवाल और ये बड़ा सवाल भी कि रूठने मनाने का ये क्या कि सिर्फ एक खेल है और अब पार्टी के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है। खास पेशकश में इतना ही दीजिएगा।